हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज की क्लास से हम एक न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जिससे आपके सारे कंसेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे और जो भी चीजें छूटी हैं वो सब चीजें वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगी क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके एमसीक्यू की ये सीरीज 1 है, यानी अपना ये लेक्चर नंबर 1 है। तो मैंने यहाँ लिखा है #1। ऐसे ही कंप्लीट सीरीज हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू को कवर करते हुए चलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन भी एस्पिरेंट्स को हमारे करंट अफेयर की जो ईयर बुक है उसकी हार्ड कॉपी अगर चाहिए तो आप लोग perchamstore.in पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ऑलरेडी जो शिपिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो perchamstore.in पे अपना ऑर्डर आप लोग प्लेस करके करंट अफेयर की बुक को अपने घर तक पहुंचवा सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हर तरीके से ये अवेलेबल रहेगी। और अगर आप लोग ई पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोगों को परचम क्लासेस ऐप डाउनलोड करना होगा और वहां पे आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जिस भी मीडियम में आप चाहते हो, वहां पे आपको ये बुक जो है वो ई पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल हो जाएगी, जिसके प्रिंट्स आप लोग निकलवा सकते हैं। इसके अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 की सारी करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। बैचेस के बारे में अगर बात करें तो एसएससी का जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है। ठीक है, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ कवर हो रहा है। पूरी टीम हमारी कर रही है रिकॉर्डेड मोड में। ये डे 1 पे आपको सारा सिलेबस हाथ में मिलेगा। और इधर जो है एसएससी का इकोनॉमी का कोर्स जो है वो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रही हूँ, बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक का आप लोगों को इकोनॉमी जो है मिलेगा। दोनों ही बैचेस पे अगर आप लोगों को 10% का एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए देन यूज कोड PAIL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग अपना पहला क्वेश्चन, आपको करना क्या होगा, ये जो क्वेश्चन सीरीज है इसको और ज्यादा इंजॉयबल बनाने के लिए पहले अपने मन में वीडियो को पॉज करना, मन में अपना आंसर सोचना, फिर मैं साथ साथ जैसे ही आंसर बताऊंगी उसको चेक करना कि सही है या गलत है। उससे पहले जिस भी एस्पिरेंट ने मेरी इकोनॉमी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाके इकोनॉमी की प्लेलिस्ट से सब कुछ रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू लगाओगे तो बहुत मजा आने वाला है। तो चलो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ये आरबीआई के बारे में स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, आज मैंने सिर्फ इंग्लिश में प्रोवाइड कराए हैं, अगली बार से मैं एक चीज का और ध्यान रखूंगी जो मुझे बनाने के बाद याद आया कि मुझे ये काम करना चाहिए था, मैं इन स्टेटमेंट्स को हिंदी में भी आप लोगों के लिए ट्रांसलेट करके रखूंगी। ठीक है, तो ये यूं कह रहा है कि आरबीआई के बारे में आपको ये स्टेटमेंट्स यानी ये कथन दिए हुए हैं। पहली स्टेटमेंट कह रहा है ये 1935 में इस्टेब्लिश हुआ। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है ये 1951 में नेशनलाइज्ड हुआ, यानी राष्ट्रीयकरण इसका 1951 में हुआ। तीसरा कह रहा है कि आरबीआई एक्ट प्रोवाइड्स द स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक। आरबीआई एक्ट जो है वो एक स्टैट्यूटरी बेस देता है, एक वैधानिक बेस देता है किसी भी बैंक को काम करने के लिए। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको ट्रू स्टेटमेंट छांटनी है। 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 एंड 3 सही है, 1 एंड 2 सही है, या 2 एंड 3 सही है। तो इसका आंसर जो सही होगा एस्पिरेंट्स, जो इसका आंसर सही है वो है पहली स्टेटमेंट को चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्ट बन गया था इसका आरबीआई एक्ट 1934, एक्ट बन चुका था 1934 में। ठीक है, लेकिन इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है 1 अप्रैल 1935 में। इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1 अप्रैल 1935 में। स्टार्टिंग में ये कैलकाटा में बना था, कोलकाता में बना था, बाद में 1937 में ये बॉम्बे शिफ्ट हुआ है। 1937 में आरबीआई जो है वो बॉम्बे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, और इसका नेशनलाइजेशन जो हुआ है वो 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ है। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि देखो स्टैट्यूटरी बेसिस तो ये देता है, आरबीआई एक्ट 1934 इसको यही पावर देता है कि आप किसी बैंक को लीगैलिटी का या नॉन लीगैलिटी का स्टेटस प्रोवाइड करा सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, जिसमें थर्ड नहीं दिख रहा काट दो। ठीक है, जिसमें थर्ड नहीं दिख रहा हम उस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, हम उस स्टेटमेंट को जो है काट देंगे। ठीक है, जिसमें थर्ड स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है हम उसको कट कर देंगे। तो जहां पे आपका थर्ड नहीं दिख रहा उसको तो आप कट कर दीजिए, ये हो गया कट। अब उसके बाद ये कह रहा है कि इस्टेब्लिश 1935, अभी अभी बताया 1 अप्रैल 1935, जिसमें एक नहीं है वो भी काट दिया हमने। ठीक है, बचे ये दो।
आरबीआई 1951 में नेशनलाइज हुआ है क्या? नहीं। आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ है? 1949 में। कब नेशनलाइज हुआ है? 1949, 1 जनवरी 1949। तो ये भी जो है कट गया क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो बचा कौन सा? ऑप्शन 2। आंसर क्या आ जाएगा? 1 एंड 3। आंसर क्या आ गया? 1 एंड 3। दोनों स्टेटमेंट सही है, बीच वाली गलत है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फंड्स अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि समायोजन सुविधा के अंदर जो फंड होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी किसको कहते हैं? रेपो रेट को और रिवर्स रेपो रेट को हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं, एलएएफ कहते हैं। कहता है कि जो ये एलएएफ है यानी रेपो रिवर्स रेपो है, वो जो बैंक्स हैं, बैंक्स अपनी डेली लाइफ के मिसमैचेस को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। क्या ये बात सही है क्या? देखो इसके नाम से समझो, लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रहे हैं। मार्केट में पैसा कितना कम है, कितना ज्यादा है, कितनी इन्फ्लेशन कम करनी है, कितनी ज्यादा करनी है, इस चीज के लिए रेपो या रिवर्स रेपो का यूज होता है। यानी लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रहा है, वो खुद ही बता रहा है लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रहा है, डे टू डे मिसमैच नहीं कर रहे हम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये कह रहे हैं सारे के सारे कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री है, मतलब वो एलिजिबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं, अब आप कहोगे मैडम शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? वो बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में लिखे हुए हैं। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग शेड्यूल बने हुए हैं ना 12, ऐसे ही आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर जो सेकंड शेड्यूल है, उस सेकंड शेड्यूल के अंदर जितने भी बैंक्स के नाम है वो सब शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। और उन्हीं बैंकों को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की सुविधा है, यानी कि अपने एसएलआर के कोटे को कोलेट्रल की तरह यूज करके, गिरवी की तरह यूज करके कुछ पैसा एक रात के लिए उधार ले लेना। ये वाली सुविधा सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक को मिलती है, सभी को नहीं मिलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। ये कह रहा है ट्रू कौन सी है? भैया दोनों ही गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज नाइदर वन नो टू। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? नाइदर वन नो टू। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। SLR एंड CRR आर नॉट द पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल गलत बात है। हमने मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स किए थे जिसमें CRR और SLR को हमने इंक्लूड किया था। ठीक है, तो ये बात तो गलत है। CRR is adjusted to manage liquidity and inflation. CRR को हम liquidity और inflation को मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। CRR को कम ज्यादा हम कर सकते हैं liquidity को मैनेज करने के लिए। A purchase of government securities inject money in the market. क्या कह रहा है ये? A purchase of government securities injects money in the market. वैसे स्टेटमेंट अधूरी है, ये नहीं बता रहा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कौन कर रहा है। अब मैं ऐसा कह रही हूं, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, मैंने क्या कह दिया? बाय आरबीआई। अब समझना, अगर आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर रही है, कुछ चीज आपने परचेज की है तो बदले में मनी तो देना पड़ेगा ना मार्केट में, यानी कि पैसा मार्केट के अंदर इंजेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। वो कह रहा है ट्रू बताना है, तो ट्रू कौन सी है? सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर बैंक रेट इंक्रीज हो रहा है, बैंक रेट इंक्रीज हो रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या कह रहा है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इसको कट कर दो, कुछ नहीं है ये ऐसा कह रहा है कि अगर बैंक रेट इंक्रीज हो रहा है, इससे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, समझते हैं। बैंक रेट क्या था स्टूडेंट? एक तरफ था आरबीआई, ठीक है, एक तरफ मैंने क्या कहा था, आप लोग बैंक्स को समझ लीजिए। ठीक है, बैंक, या मैं कहूं मेरा फेवरेट एसबीआई यहां पे बैठा है। अब बैंक रेट में क्या था? एसबीआई कह रहा है आरबीआई को कि यार प्लीज थोड़ा सा उधार दे देना, तो 100 रुपीज इसने इसको उधार देने की ठान ली। लेकिन एसबीआई क्या कह रहा है? मैं ना तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले रहा हूं, तुम्हारा पैसा मैं लंबे समय के लिए ले रहा हूं, और मेरे पास कुछ भी गिरवी रखने का नहीं है, मेरे पास कुछ भी कोलेट्रल नहीं है, मैं कोलेट्रल नहीं दूंगा। तो बैंक ने क्या कहा था कि ठीक है, आरबीआई ने क्या कहा था कि ठीक है पैसा तो ले लो, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे ज्यादा लगेगा। मान लीजिए 6% लगेगा, 6 है, मैं ऐसा कह रही हूं कि मान लीजिए 7% लगेगा। भाई जब तुम पैसा वापस करो तो 107 रुपीज वापस कर देना।
अब क्या कह रहा है ये कि बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया, बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया, यानी 7 से बढ़ा के इसको 9% कर दिया। अब आपको 100 के बदले 109 रुपए देने हैं, यानी बैंक्स को महंगा पैसा मिल रहा है पीछे से आरबीआई से। बैंक्स को पैसा महंगा मिल रहा है तो वो अपने कस्टमर्स को भी जो लोन देगा वो महंगा देगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा। ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा तो लोग कम पैसा लाएंगे, बैंकों से जाके कम लोन खरीदेंगे, कम लोन खरीदेंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, यानी मार्केट के अंदर पैसे की कमी होगी, पैसा टाइट, यू कहते हैं ना हाथ टाइट हो रहा है हमारा, इस महीने ना हमारा हाथ बहुत टाइट है, क्यों भाई, सैलरी नहीं मिली है। यानी जैसे ही पैसा जो है वो कम हो जाता है मार्केट में, टाइट मनी पॉलिसी कहलाता है, पैसा टाइट हो गया यानी हाथ टाइट हो गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये टाइट मनी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक ने अपनाया है। अगर वो बैंक रेट को इंक्रीज कर रहा है तो उसने बैंकों को ही बहुत महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दिया है, बैंक्स को ही महंगा दिया है, तो वो अपने कस्टमर्स को आगे और महंगा देगा, महंगा देगा तो मार्केट में पैसा जो है वो पूरा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कोई खरीदने जाएगा ही नहीं लोन को। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इट इज फॉलोइंग टाइट मनी पॉलिसी। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, नो, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इंक्रीज होंगे, कम थोड़ा ना होंगे। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, ऐसा है क्या, बैंक रेट अगर ज्यादा हो जाए तो क्या आरबीआई ऐसा कह रहा है क्या कि हम कमर्शियल बैंक को कह रहे हैं कि आप लोन्स वोन्स मत दो, ऐसा तो नहीं है। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी, नॉट इजी, इट इज फॉलोइंग टाइट मनी पॉलिसी, तो आंसर क्या आएगा, टाइट मनी पॉलिसी, डी जो है इसका ऑप्शन आ गया, क्योंकि मार्केट में पैसा कम हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सेम है, शायद 2 बार टाइप हो गया है, ठीक है, आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या मतलब है, ओपन मार्केट ऑपरेशन किसको कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई। मैंने आपको बताया था कि अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल भी करे या परचेज भी करे, दोनों को ही हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, बशर्ते ये काम आरबीआई कर रहा है, कोई और कर रहा है तो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं कहेंगे। मैंने आपको कैसे समझाया था कि एक तरफ है आरबीआई, एक तरफ है आरबीआई, एक तरफ है एसबीआई, या कोई भी बैंक या सभी बैंक कुछ भी मानो। आरबीआई कह रहा है कि एसबीआई तुम लोन क्यों नहीं दे रहे हो, एसबीआई ने कहा कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, आरबीआई बोला ले पैसा मैं देता हूं, है ना, पैसा मैं देता हूं, मनी मैं देता हूं, बदले में तुम मुझे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो, मैं आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लेता हूं, पैसा तुम ले लो मेरे से। ठीक है, अब ये पैसा आ गया तो ये दुनिया भर में, भारत भर में लोन बांटेगा और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा, ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे आरबीआई ने परचेज कर ली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, कहा ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसी तरीके से आरबीआई उनके पैसे को वापस मंगवाने के लिए इसको सेल कर देगा कि पकड़ो तुम्हारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मुझे पैसा वापस दो, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल भी करता है आरबीआई, उसको भी ओपन मार्केट ऑपरेशन ही कहते हैं। आंसर विल बी परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ एंड नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ये जिसको नहीं पता एनडीटीएल एमएसएफ क्या है, प्लीज जाके इकोनॉमी की प्लेलिस्ट देखो, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो कभी कभी न्यूज में आपको दिखाई देते हैं, इनका संबंध किससे है, बैंकिंग ऑपरेशन से, कम्युनिकेशन नेटवर्क से, मिलिट्री स्ट्रेटजी से, या सप्लाई एंड डिमांड से। तो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि दिमाग थक गया होगा। आंसर इज बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन में पढ़े थे ना हमने ये। रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, अभी कल ही बढ़ाया है। इसका मतलब क्या है, आरबीआई टाइट मनी पॉलिसी अपना रहा है, आरबीआई इजी मनी पॉलिसी अपना रहा है, लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहे हैं, यानी लोन सस्ता हो रहा है क्या, और ए और बी दोनों है, आपको बताना है कि क्या आएगा। अब आरबीआई जो है वो कौन सी पॉलिसी को अपना रहा है, आप समझना, रेपो क्या था, इधर था आरबीआई, इधर था एसबीआई, मैंने बताया था तुम्हें, एसबीआई कह रहा है कि मुझे 100 रुपीज उधार दे दो, लेकिन आरबीआई ने क्या कहा, पैसा जो है 106 रुपए 25 पैसे दे देना, यानी 6.25% तुम पे लगा रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो है कुछ ना कुछ हमारे पास गिरवी भी रख दो, कुछ ना कुछ कोलेट्रल भी दो, और जो ये पैसा है ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, बहुत कम समय के लिए आपको ये पैसा मिलेगा, आपको जल्दी ही ये वापस करना पड़ेगा। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई ने बैंक्स को पैसा दिया है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको रेपो रेट कह रहे हैं। अब इसको इंक्रीज कर दिया, 6.25 से बढ़ा के इसको 6.50% कर दिया, कितना कर दिया, 6.50% कर दिया।
अब एसबीआई को लोन महंगे रेट पे मिला है, उसको 106.25 की जगह 106 रुपए 50 पैसे अब देने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, एसबीआई को लोन महंगा मिला, ये आगे जाके महंगा लोन बेचेगा अपने कस्टमर्स को। कस्टमर को क्या कहेगा, पहले 8 पे दे देते थे लेकिन अब 8.5 पे देंगे तुमको, क्योंकि हमें खुद को महंगा मिला है। यानी अब लोग कम लोन लाएंगे और टाइट मनी पॉलिसी हाथ फिर से टाइट हो जाएगा। आंसर विल बी टाइट मनी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट MCLR जिसको आरबीआई अनाउंस करता है, ये क्या होता है? क्या इससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है? बिल्कुल सच। अब जाके एक बार इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में MCLR को समझो। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था जिसपे बैंक अपने कस्टमर को देते हैं, रेट अपने कस्टमर को लोन दे रहे हैं, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक कस्टमर को लोन दे रहे हैं। तो पहले क्या होता था, कोई भी किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा था, किसी से 25% ले रहे हैं, किसी से 5% ले रहे हैं ब्याज लोन का। जो जानकार है उसे 5%, जिसको नहीं जानते उससे 25% ले रहे हैं। तो ये तो गलत था। तो आरबीआई ने एक फॉर्मूला सेट करने को कहा कि तुम एक फॉर्मूला सेट कर लीजिए और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही तुमको हर इंसान को रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है। और वो फॉर्मूला क्या है मैं यहां नहीं बता रही हूं, बिकॉज मैंने वो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में बताया है। उसी को ही MCLR कहते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गई, बिल्कुल पता लग गया किसको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। दूसरा, इससे ये पता लग गया कि बैंक क्रेडिट कितना है, बैंक कितना पैसा आपको देगा। बिल्कुल सही बात है, बोरोवर्स को पता लग गया बैंक हमको कितना पैसा देगा, ये भी पता लग गया किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा। बिल्कुल सही बात है, ये हमें पता लग गया। तो आंसर क्या आ गया, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसने करेक्ट कहने को पूछा है, आंसर विल बी सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर विच क्वालिटेटिव टूल, कौन से क्वालिटेटिव टूल के अंडर आरबीआई जो है मैक्सिमम लिमिट टू लोन, कि आप किसको कितना लोन दोगे, इसको फिक्स करता है। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, लोन टू वैल्यू रेशो, मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में क्या बताया था मैंने, मोरल सुएशन था वो जिसके अंदर मोरालिटी होती है, जहां पे आरबीआई सेमिनार कंडक्ट करके, मीटिंग कंडक्ट करके सामने वाली पार्टी को बताता है अब लोन सस्ता लो, अब लोन महंगा लो। ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट और लोन टू वैल्यू रेशियो बिल्कुल सेम होता है, वो मैंने बताया था, घर में हो सोना तो किस बात का रोना। यानी आप गोल्ड दे के लोन जो उठाते हो, गोल्ड को गिरवी रख के जो लोन लेते हो, जिस कॉस्ट पे आपको वो लोन मिला है, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, मैंने बताया था। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में मैंने आपको बताया था कि PSL आ जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, कि किसान को इतना मिलेगा, स्टूडेंट को इतना मिलेगा। डाउन पेमेंट आ जाता है कि आपको कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा अगर कोई ऑटो लोन लेना हो, कोई और होम लोन लेना हो। तो यहीं पे ही फिक्स किया जा रहा है ना कि किसान को कितना मिलेगा, स्टूडेंट को कितना मिलेगा, इसको कितनी डाउन पेमेंट पे लोन मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। बाकियों का तो संबंध ही नहीं है इस लाइन से, तो आंसर क्या आ जाएगा, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट किस लिए यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा? लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए, लिक्विडिटी को एक ही लेवल पे रखने के लिए, या इनमें से नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। अब रिवर्स रेपो क्या था, आरबीआई बैंक को कह रहा है कि ला तेरा एक्सेस पैसा मुझे दे, एक्सेस मनी जितना भी तेरे पास है वो मुझे दे, मैं तुझे इंटरेस्ट देता हूं, मैं तुझे इंटरेस्ट देता हूं शॉर्ट टर्म के लिए। अब वो पैसा अपने पास मंगवा रहा है आरबीआई, यानी मार्केट के अंदर पैसा नहीं जाना चाहिए, ऐसा आरबीआई चाहता है, यानी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया है। तो आंसर क्या आ गया, टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, आंसर विल बी ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे हैं इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट है पेमेंट बैंक कैन ओपन अकाउंट ऑफ एनआरआई, बिल्कुल गलत। स्मॉल फाइनेंस बैंक एनआरआई अकाउंट ओपन कर सकता है, पेमेंट बैंक नहीं कर सकता। कोई लिमिट नहीं है स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप कितना भी डिपॉजिट करवाओ, बिल्कुल सही बात है। पेमेंट बैंक में लिमिट होती है 2 लाख पर पर्सन पर ईयर, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोई लिमिट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहली गलत है। करेक्ट हमको छांटना था, तो आंसर विल बी 2 ओनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे आरबीआई इस्टेब्लिश किया गया? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। हमें पता है 1926 में, जिसको नहीं पता आरबीआई वाली सीरीज देखो, आरबीआई वाली वीडियो देखना, मैंने बताया हुआ है। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन था जिसने रिकमेंड किया था कि हमें आरबीआई बनाना चाहिए 1926 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप दैट द सेंट्रल बैंक विल टेक टू एनकरेज ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। इनमें से कौन सा स्टेप सेंट्रल बैंक लेगा इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए इकोनॉमी में? यानी कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें आरबीआई बैंक्स को कह रहा है खूब लोन दे दो, तुम खूब पैसा दे दो, जिससे लोग पैसा लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, यानी इजी मनी पॉलिसी को अपना रहा है, लोन को सस्ता कर रहा है। इट विल लुक टू इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर को इंक्रीज कर देगा क्या? बिल्कुल नहीं। सीआरआर को अगर इंक्रीज कर देगा तो बैंक्स को ज्यादा पैसा अपने पास जोड़ के रखना पड़ेगा और लोन कम देना पड़ेगा, ये तो नहीं। इट विल लुक टू रिड्यूस सीआरआर, ये बात बिल्कुल सही है। अगर सीआरआर को कम कर दिया तो बैंक्स को क्या कह रहा है आरबीआई कि तुम अपने पास कम रखो, लोन ज्यादा दो, तो ये बात बिल्कुल सही है। इट विल लुक टू इंक्रीज द बैंक रेट, बिल्कुल गलत। बैंक रेट इंक्रीज करने पे तो पैसा मार्केट में कम जाता है क्योंकि लोन महंगे हो रहे हैं। नेक्स्ट है इट विल लुक टू सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, बिल्कुल गलत। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल करेगा, बेचेगा तो पैसा मांग रहा है उनसे, पैसा हमें भेजना है अगर इन्वेस्टमेंट एनकरेज करना है तो। आंसर क्या आ जाएगा? बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following statement is true about the Indian monetary system? इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के बारे में क्या सही है? ये गोल्ड स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, ये क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, ये पेपर स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, ये मेटालिक स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। आपको पता है अपना पैसा कैसा है, पेपर करेंसी है, तो पेपर स्टैंडर्ड पे हम बेस्ड है। गोल्ड वोल्ड मेटालिक मटूलिक अपने यहाँ नहीं चल रहा है, तो हम पेपर स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट के बारे में क्या सही है? ये फिक्स डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट दोनों को इंक्लूड करता है। भाई डिमांड डिपॉजिट से क्या मतलब है? एफडी और करंट अकाउंट, ये है क्या? दूसरे में कह रहा है सेविंग अकाउंट और एफडी, मतलब एफडी और सेविंग अकाउंट, ये है क्या? फिर कह रहा है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, और फिर कह रहा है एफडी, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अब तुम यूं देखो कि जो डिमांड डिपॉजिट था वो क्या था? जैसे ही हम डिमांड करें हमें पैसा वापस मिल जाए। मेरा करंट अकाउंट है, उसी वक्त मैं पेमेंट कर सकती हूँ। मेरा सेविंग अकाउंट है, उसी वक्त मैं पेमेंट कर सकती हूँ मेरे सेविंग अकाउंट से। बट मैं एफडी थोड़ा ना तुड़वा सकती हूँ एक ही क्लिक पे, मुझे समय लगेगा एफडी तुड़वाने में, वो डिमांड डिपॉजिट नहीं है। तो जहां जहां फिक्स डिपॉजिट दिख रहा है उसको काट दो। ये कट गया, ठीक है, ये कट गया और ये भी कट गया। आंसर क्या बचा? आंसर विल बी सी, सी फॉर कैट, आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री? इनमें से कौन सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन नहीं है? बीइंग द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्या ये फॉरेन एक्सचेंज को कस्टडी में रखता है क्या? बिल्कुल सही बात है। डिपॉजिट जनरल पब्लिक से भी लेता है क्या? आप लोग आरबीआई में जाके डिपॉजिट करवा सकते हो क्या? नहीं, नो। बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। उसने कहा है कौन सा फंक्शन नहीं है, सेकंड नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा? बी, ये कोई फंक्शन आरबीआई का नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक सेलिंग सिक्योरिटीज इन मार्केट? अगर आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक मार्केट में सिक्योरिटीज को सेल कर देता है तो इससे क्या होगा? मार्केट में आरबीआई ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर दी कि तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, मार्केट को कह रहा है। तो मार्केट से क्या कह रहा है? मनी मुझे दे दो, पैसा मुझे दे दो, ठीक है। द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक विल फॉल, बैंकों के हाथ में कम पैसा रह जाएगा लोन देने के लिए। बिल्कुल सही बात है, बैंक ने सारा पैसा आरबीआई को दे दिया, बैंक के पास नहीं बचा अब लोन देने के लिए, तो आंसर क्या आएगा? क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। राइज नहीं होगी, मे राइज मे फॉल, ये भी गलत है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक इनकॉर्पोरेटेड बाय द इंडियंस इन 1881? 1881 में फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इंडियन बैंक कौन सा था? अब आपको पता है फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहला कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पर ये इंडियन नहीं था। पहला 1881 में बनता है जिसमें अपना कुछ हिस्सा था, कुछ, नॉट कंप्लीट। 1881 में वो था ओध कमर्शियल बैंक, मैंने याद करवाया था, ओध से आधा, इसमें आधा पैसा इंडियंस का था, यानी ओध कमर्शियल बैंक 1881 में ये फैजाबाद में बना था।
वेयर इज फैजाबाद? फैजाबाद इज इन यूपी, जिसको आज के दिन हम अयोध्या कहते हैं, जहां रामलला का जन्म हुआ है। तो आंसर क्या आएगा? अवध या कह दो ओध कमर्शियल बैंक। आंसर विल बी बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैंकिंग सेक्टर कौन से के अंदर आता है, कौन सी सेक्टर के अंदर आता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर है क्या बैंक, या सर्विस सेक्टर है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या इनमें से कोई भी नहीं? मैन्युफैक्चर जहां कुछ बनता है, गुड बनता है जहां, नो। इंडस्ट्रीज जो है मतलब व्हाइट कॉलर जॉब हो गया एक तरीके का। सर्विस सेक्टर के अंदर आता है बिकॉज बैंकिंग एक सर्विस है, यानी ये टर्शरी सेक्टर में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। आंसर इज बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आरबीआई ग्रेड बी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये सीरीज काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों से आंसर चाहती हूं, मैं समझा देती हूं। किसको व्हाट इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट? ये कह रहा है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट जो आरबीआई को कहते हैं, मतलब क्या है इस शब्द का? लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या है? Whenever the government declares a debt relief, the RBI will have to bear the burden of it. ये क्या कह रहा है? जब भी गवर्नमेंट जो है अनाउंस करे कि हम सबके कर्ज माफ कर रहे हैं, तो क्या आरबीआई उसको बियर करेगा क्या? इसका मतलब ये है, आपको सोचना है। इफ अ पर्सन और फर्म विच इज एलिजिबल टू गेट अ लोन, कोई भी पर्सन या कोई भी फर्म जो लोन लेने के लिए एलिजिबल है, डज नॉट गेट इट फ्रॉम एनी कमर्शियल बैंक, मे अप्रोच द आरबीआई। अगर किसी इंसान को, मान लो मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन नहीं मिला, तो क्या मैं आरबीआई को अप्रोच करूंगी? इसका मतलब ये है क्या? वो तुम सोचो अब। इफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर इन क्राइसिस, अगर स्टेट गवर्नमेंट क्राइसिस है, कुछ समय के लिए पैसा चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकारें आरबीआई में अप्रोच करेंगी क्या? इसका मतलब ये है क्या? डी ऑप्शन, अगर कोई कमर्शियल बैंक क्राइसिस में है और रीजनेबल डिमांड वो कर रहा है, क्या वो आरबीआई से रीजनेबल डिमांड कर सकता है क्या कि भैया मुझे पैसे दे आरबीआई? इसका मतलब ये है क्या? ये चार स्टेटमेंट आपको बतानी है, चारों में से एक आंसर है। आपको बताना है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या है, अंतिम ऋण देयदारी का मतलब क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे, और ये सीरीज भी आपको बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट टाइम से आपको हिंदी भी जो है इसमें मिलेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।